यूपीएससी की तैयारी कर रहे गरीब नौकर को करोड़पति मालकिन ने एक रात अपने कमरे में बुलाया। फिर सुबह जो हुआ सभी हैरान रह गए। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव हरिपुर की सुबह हमेशा पक्षियों की मधुर आवाजों और खेतों में लहराती हवा के साथ शुरू होती थी। लेकिन उस गांव के एक छोटे से मिट्टी के घर में हर सुबह उम्मीद और संघर्ष साथ साथ जागते थे। उसी घर में रहने वाला 28 वर्षीय अर्जुन अपने बूढ़े पिता रामलाल और मां कमला देवी की आंखों का सबसे बड़ा सपना था। रामलाल कभी मेहनती किसान हुआ करते थे, लेकिन कई साल पहले खेत में काम करते समय हुए हादसे ने उनकी कमर हमेशा के लिए झुका दी थी। अब वो मुश्किल से कुछ कदम चल पाते थे। मां कमला देवी गांव के लोगों के घरों में सिलाई करके किसी तरह घर का खर्च चलाने में मदद करती थी। घर की आर्थिक हालत इतनी कमजोर थी कि कई बार रात का खाना सिर्फ सूखी रोटी और नमक पर खत्म हो जाता था। लेकिन उस घर में एक चीज कभी खत्म नहीं हुई, और वो थी अर्जुन का सपना। अर्जुन बचपन से ही पढ़ाई में तेज था। गांव के सरकारी स्कूल के मास्टर जी अक्सर कहते थे कि अगर इस लड़के को सही मौका मिला तो ये बहुत बड़ा अधिकारी बनेगा। उन्हीं शब्दों ने अर्जुन के मन में एक सपना बो दिया था, आईएएस बनने का सपना। वो जानता था कि यह रास्ता आसान नहीं है, लेकिन उसने तय कर लिया था कि चाहे जितनी कठिनाइयां आए, वो हार नहीं मानेगा। गांव से स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद वो शहर आ गया, लेकिन कोचिंग की फीस भरना तो दूर, उसके पास रहने और खाने तक के पैसे नहीं थे। कई दिनों तक नौकरी की तलाश करने के बाद आखिर उसे शहर की सबसे बड़ी उद्योगपति आर्या सिंघानिया के आलीशान बंगले में नौकर की नौकरी मिल गई। ये नौकरी उसके लिए मजबूरी भी थी और उम्मीद भी, क्योंकि इसी नौकरी से मिलने वाली मामूली तनख्वाह से वो गांव पैसे भेज सकता था और अपनी यूपीएससी की किताबें भी खरीद सकता था। शहर में आर्या सिंघानिया का नाम सम्मान और सफलता का दूसरा नाम माना जाता था। केवल 30 वर्ष की उम्र में उसने अपने पिता के पुराने कारोबार को देश की बड़ी कंपनियों में शामिल कर दिया था। लोग उसे कठोर स्वभाव वाली महिला समझते थे, क्योंकि वो काम में किसी भी तरह की लापरवाही बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। लेकिन बहुत कम लोग जानते थे कि उसने अपनी सफलता तक पहुंचने के लिए कितनी कठिन लड़ाइयां लड़ी थी। उसके विशाल बंगले में दर्जनों कर्मचारी काम करते थे। कोई बगीचे की देखभाल करता था, कोई रसोई संभालता था, कोई सुरक्षा का जिम्मा उठाता था। अर्जुन उन सब में सबसे नया और सबसे शांत स्वभाव का कर्मचारी था। वो सुबह 4 बजे उठ जाता, पूरे बंगले की सफाई में हाथ बटाता, मेहमानों की सेवा करता, बाजार से सामान लाता और देर रात तक काम करता। बाकी कर्मचारी अक्सर उसका मजाक उड़ाते। कोई कहता, अरे आईएएस साहब आ गए। दूसरा हंसते हुए बोलता, पहले ट्रे ठीक से पकड़ना सीख लो, फिर देश संभालना। तीसरा ताना मारता, नौकर कभी कलेक्टर नहीं बनता। अर्जुन हर ताना मुस्कुराकर सुन लेता। उसे पता था कि जवाब शब्दों से नहीं, मेहनत से दिया जाता है। रात को जब पूरा बंगला सो जाता तो वो अपने छोटे से सर्वेंट क्वार्टर में रखी टूटी हुई मेज पर बैठकर पढ़ाई करता। उसके पास पुरानी किताबें थीं, कई पन्ने फटे हुए थे, कुछ नोट्स हाथ से लिखे हुए थे, लेकिन उसकी लगन नई किताबों से भी ज्यादा मजबूत थी। कई बार थकान इतनी होती कि किताब पढ़ते पढ़ते उसकी आंख लग जाती और सुबह अलार्म बजने से पहले ही वो फिर उठ खड़ा होता। हर महीने तनख्वाह मिलते ही सबसे पहले वो गांव पैसे भेजता। अपने लिए सिर्फ उतना ही रखता जितने में पुरानी किताब या परीक्षा का फॉर्म भर सके। एक शाम उसकी मां का फोन आया। मां ने कहा, बेटा, अपने लिए भी कुछ बचा लिया कर। अर्जुन मुस्कुराकर बोला, मां, अभी मेरा खर्च नहीं, मेरा सपना बड़ा है। जिस दिन अफसर बन जाऊंगा उस दिन आपको किसी चीज की कमी नहीं रहने दूंगा। फोन कटने के बाद उसकी आंखें नम हो गई, लेकिन अगले ही पल उसने किताब खोल ली। उसी बंगले में एक व्यक्ति था जो अर्जुन को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। उसका नाम था विक्रम मेहरा। वो कंपनी का जनरल मैनेजर था। बाहर से बेहद सभ्य दिखने वाला विक्रम अंदर से लालची और चालाक इंसान था। कंपनी के कुछ कर्मचारियों के साथ मिलकर
वो वर्षों से छोटे छोटे वित्तीय घोटाले कर रहा था। उसे डर था कि कहीं कोई ईमानदार व्यक्ति उसके खेल को समझ न जाए। अर्जुन की आदत थी कि वो हर काम पूरी सावधानी से करता। यदि किसी बिल में गलती दिखती तो वो संबंधित कर्मचारी को बता देता। अगर कोई सामान कम आता तो वो तुरंत सूचना देता। यही ईमानदारी विक्रम की आंखों में खटकने लगी। एक दिन विक्रम ने दूसरे कर्मचारियों से कहा, इस लड़के पर नजर रखो, ज्यादा सीधा बनने की कोशिश कर रहा है। उधर आर्या सिंघानिया कई दिनों से एक बात नोटिस कर रही थी। सुबह जब वो अपने ऑफिस के लिए निकलती तो अर्जुन सबसे पहले काम पर मौजूद मिलता, और रात को देर से लौटती तो वही लड़का अब भी किसी कोने में किताब लेकर बैठा दिखाई देता। पहले उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक रात बारिश बहुत तेज हो रही थी। बिजली बार बार चमक रही थी। आर्या की कार बंगले में दाखिल हुई तो उसकी नजर बरामदे के कोने पर पड़ी। वहां अर्जुन भीगे हुए कपड़ों में बैठा था। उसने अपने सिर पर पुरानी प्लास्टिक की शीट रखी हुई थी ताकि किताबें भीग न जाएं। वो पूरी तल्लीनता से भारत का संविधान पढ़ रहा था। आर्या कुछ पल वही खड़ी उसे देखती रही। उसने ड्राइवर से पूछा, ये लड़का इतनी रात को क्या पढ़ रहा है? ड्राइवर ने जवाब दिया, मैडम, ये रोज ऐसे ही पढ़ता है। कहता है कि यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। आर्या ने पहली बार अर्जुन की तरफ अलग नजर से देखा। अगले दिन उसने बिना किसी को बताए एचआर विभाग से अर्जुन की पूरी जानकारी मंगवाई। फाइल पढ़ते पढ़ते वो कुछ देर के लिए शांत हो गई। उसमें लिखा था कि अर्जुन अपनी पूरी तनख्वाह का बड़ा हिस्सा गांव भेज देता है, छुट्टी लगभग कभी नहीं लेता, और किसी कर्मचारी के खिलाफ आज तक एक भी शिकायत नहीं हुई। उसी शाम आर्या ने सीसीटीवी फुटेज मंगवाई। उसने देखा कि आधी रात के बाद जब पूरा बंगला सो जाता है, तब अर्जुन अपने कमरे की कमजोर रोशनी में घंटों पढ़ता रहता है। कई बार नींद आने पर वो ठंडा पानी चेहरे पर डालकर फिर किताब खोल लेता है। आर्या की आंखों में पहली बार सम्मान की हल्की झलक दिखाई दी। उसने धीरे से कहा, इतनी मेहनत करने वाला इंसान अगर मौका पा जाए तो सचमुच बहुत आगे जा सकता है। लेकिन उसी समय विक्रम मेहरा कमरे में आया और बोला, मैडम, नौकरों पर ज्यादा भरोसा करना ठीक नहीं होता। आर्या ने उसकी तरफ देखा और शांत स्वर में कहा, भरोसा कमाया जाता है, पर देखकर नहीं दिया जाता। विक्रम मुस्कुराया जरूर, लेकिन उसके मन में बेचैनी बढ़ चुकी थी। उसे महसूस होने लगा था कि अर्जुन अब सिर्फ एक साधारण नौकर नहीं रहा, बल्कि शायद वो जल्द ही किसी बड़े बदलाव की वजह बनने वाला है। उसी रात जब अर्जुन पढ़ाई कर रहा था, उसके कमरे के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला तो सामने बंगले का पुराना मुख्य सेवक खड़ा था। उसने धीमे स्वर में कहा, अर्जुन, मैडम ने अभी इसी वक्त तुम्हें अपने निजी कमरे में बुलाया है। यह सुनते ही अर्जुन कुछ पल के लिए बिल्कुल स्तब्ध रह गया, क्योंकि पूरे बंगले में यह नियम था कि बिना किसी बेहद जरूरी कारण के किसी भी कर्मचारी को रात में आर्या सिंघानिया के निजी कमरे में नहीं बुलाया जाता था। दूसरी तरफ गलियारे में खड़े कुछ कर्मचारियों ने यह बात सुन ली थी, और उनके चेहरों पर हैरानी के साथ साथ तरह तरह की शंकाएं उभरने लगी थी। अर्जुन ने गहरी सांस ली, अपनी किताब बंद की और धीरे धीरे उस कमरे की ओर कदम बढ़ाने लगा, जबकि बंगले के कई लोग दूर खड़े उसी दिशा में टकटकी लगाए देख रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि आज रात कुछ ऐसा होने वाला है जो पूरे बंगले की किस्मत बदल देगा। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो मेरा आपसे छोटा सा एक विनम्र निवेदन है कि आप इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को हाई पॉइंट भी कर दीजिए। अर्जुन के कदम जैसे जैसे आर्या सिंघानिया के निजी कमरे की ओर बढ़ रहे थे, वैसे वैसे उसके मन में अनगिनत सवाल उठ रहे थे। उसने आज तक कभी ऐसा कोई काम नहीं किया था जिसकी वजह से उसे रात के समय बुलाया जाए। उसके मन में यही विचार आ रहा था कि कहीं उससे कोई बड़ी गलती तो नहीं हो गई। दूसरी ओर पूरे बंगले के गलियारों में खड़े कर्मचारी आपस में धीमी आवाज में बातें करने लगे। कोई कह रहा था कि शायद मैडम अर्जुन को नौकरी से निकालने वाली है, तो कोई मुस्कुराकर कह रहा था
कि इतनी रात को किसी नौकर को निजी कमरे में बुलाना सामान्य बात नहीं है। सबसे ज्यादा बेचैन विक्रम मेहरा था। उसने दूर खड़े अपने दो भरोसेमंद कर्मचारियों सुरेश और दिनेश की तरफ देखा और धीरे से बोला, आज रात जो भी हो रहा है उस पर नजर रखना। मुझे हर बात की खबर चाहिए। अर्जुन आखिरकार उस बड़े दरवाजे के सामने पहुंच गया जिसके भीतर आर्या सिंघानिया का निजी कमरा था। उसने धीरे से दरवाजा खटखटाया। अंदर से शांत आवाज आई, अंदर आ जाओ अर्जुन। अर्जुन ने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। कमरे की भव्यता देखकर कोई भी हैरान रह जाता। चारों ओर महंगी लकड़ी का फर्नीचर, दीवारों पर दुर्लभ चित्र, एक विशाल पुस्तकालय, बड़ी खिड़कियों से आती हल्की चांदनी और बीच में रखी बड़ी मेज जिस पर कई फाइलें और एक लैपटॉप खुला हुआ था। आर्या साधारण सूती साड़ी में कुर्सी पर बैठी थी। उनके चेहरे पर वही गंभीरता थी जिसके लिए पूरा शहर उन्हें जानता था। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, मैडम, आपने बुलाया। आर्या ने उसे बैठने का इशारा किया, लेकिन अर्जुन संकोच में खड़ा ही रहा। आर्या हल्की मुस्कुराई और बोली, घबराओ मत, यहां तुम्हें डांटने के लिए नहीं बुलाया गया है। यह सुनकर अर्जुन ने राहत की सांस ली, लेकिन उसके मन का संकोच अभी भी बना हुआ था। आर्या ने मेज पर रखी एक फाइल उसकी तरफ बढ़ाई और पूछा, तुम यूपीएससी की तैयारी क्यों कर रहे हो? अर्जुन ने बिना एक पल सोचे जवाब दिया, क्योंकि मैं अपने माता पिता का जीवन बदलना चाहता हूं और ऐसा अधिकारी बनना चाहता हूं जो गरीब आदमी को दफ्तरों के चक्कर न कटवाए। आर्या कुछ क्षण तक उसकी आंखों में देखती रही। उन्हें वहां दिखावा नहीं बल्कि सच्चाई दिखाई दे रही थी। उन्होंने दूसरा सवाल पूछा, अगर तुम्हें एक दिन बहुत बड़ा पद मिल जाए तो क्या तुम अपने संघर्ष भूल जाओगे? अर्जुन ने तुरंत कहा, जिसने भूख देखी हो वो कभी भूखे को नहीं भूल सकता मैडम। यह जवाब सुनते ही आर्या के चेहरे पर संतोष की हल्की झलक दिखाई दी। उन्होंने धीरे से अलमारी खोली और उसमें से कुछ पुराने दस्तावेज निकालकर मेज पर रख दिए। फिर बोली, अर्जुन, मैं पिछले कई महीनों से अपनी ही कंपनी में कुछ गड़बड़ियां महसूस कर रही हूं। करोड़ों रुपए का हिसाब मेल नहीं खा रहा। कई महत्वपूर्ण फाइलें बदल दी गई हैं। मुझे शक है कि मेरी कंपनी के भीतर कोई बहुत बड़ा खेल चल रहा है। अर्जुन चुपचाप सुनता रहा। आर्या ने आगे कहा, मैंने बड़े अधिकारियों पर भरोसा किया, लेकिन हर बार बात वही जाकर रुक गई। मुझे किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जो ईमानदार हो और जिसे लालच खरीदे नहीं। अर्जुन ने हैरानी से पूछा, लेकिन मैडम, मैं तो सिर्फ एक नौकर हूं। आर्या ने शांत स्वर में कहा, नहीं अर्जुन, तुम सिर्फ नौकर नहीं हो। तुम वो इंसान हो जो आधी रात तक मेहनत करता है, अपनी पूरी तनख्वाह घर भेज देता है और किसी का हक नहीं मारता। ऐसे लोगों पर ही देश चलता है। यह सुनकर अर्जुन की आंखें नम हो गई। जिंदगी में पहली बार किसी ने उसकी गरीबी नहीं बल्कि उसकी ईमानदारी देखी थी। तभी आर्या ने मेज पर रखी एक छोटी चाबी और एक पेन ड्राइव उसकी ओर बढ़ाई। उन्होंने कहा, इस पेन ड्राइव में कंपनी के कुछ पुराने रिकॉर्ड हैं और इस चाबी से बेसमेंट का रिकॉर्ड रूम खुलता है। मुझे शक है कि असली दस्तावेज वही कहीं छिपाए गए हैं। मैं चाहती हूं कि तुम कल सुबह से पहले वहां जाकर सिर्फ ये पता लगाओ कि क्या रिकॉर्ड बदले गए हैं। किसी से कुछ कहना मत। अगर मेरा शक सही निकला तो बहुत बड़ा घोटाला सामने आएगा। अर्जुन कुछ पल तक उन चीजों को देखता रहा। उसने दोनों हाथों से चाबी और पेन ड्राइव उठाई और बोला, मैं आपकी उम्मीद कभी नहीं टूटने दूंगा। आर्या ने केवल इतना कहा, मुझे तुम्हारी ईमानदारी पर भरोसा है। उसी समय कमरे के बाहर से किसी के कदमों की हल्की आवाज आई। आर्या तुरंत सतर्क हो गई। उन्होंने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई दिखाई नहीं दिया। दरअसल गलियारे के मोड़ पर छिपा सुरेश सारी बातें पूरी तरह तो नहीं सुन पाया था, लेकिन उसने इतना जरूर देख लिया था कि मैडम ने अर्जुन को कोई चाबी और कोई छोटी चीज अपने हाथ से दी है। वो तुरंत भागकर विक्रम मेहरा के कमरे में पहुंचा और बोला, सर, मामला गंभीर है। मैडम ने अर्जुन को कोई खास जिम्मेदारी दी है।
उन्होंने उसे कुछ दिया भी है। ये सुनते ही विक्रम के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे तुरंत समझ में आ गया कि शायद आर्या को कंपनी में चल रहे खेल का शक हो चुका है। उसने मेज पर जोर से हाथ मारा और गुस्से में बोला, अगर वो लड़का रिकॉर्ड रूम तक पहुंच गया तो सब खत्म हो जाएगा। आज रात ही कुछ करना होगा। उधर अर्जुन अपने कमरे की ओर लौट आया, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। उसने चाबी और पेन ड्राइव को अपने बैग में सुरक्षित रखा और पूरी रात यही सोचता रहा कि आखिर एक करोड़पति मालकिन ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी उसी पर क्यों सौंपी। सुबह होने में अभी कई घंटे बाकी थे, लेकिन बंगले के एक अंधेरे हिस्से में विक्रम मेहरा अपने 2 आदमियों के साथ खड़ा अगली चाल की योजना बना रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, आज रात रिकॉर्ड रूम में आग नहीं लगेगी, कोई ताला नहीं टूटेगा, कोई शोर नहीं होगा, लेकिन सूरज निकलने से पहले ऐसा इंतजाम हो जाएगा कि चोरी का इल्जाम सीधे अर्जुन पर आएगा और मैडम उसी लड़के पर से हमेशा के लिए भरोसा खो देंगी। तीनों के चेहरों पर खतरनाक मुस्कान फैल गई, जबकि उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस बार उनका सामना किसी साधारण नौकर से नहीं, बल्कि एक ऐसे युवक से होने वाला है जिसने संघर्ष से धैर्य, गरीबी से ईमानदारी और अपने सपने से कभी हार न मानना सीखा था। उसी रात घड़ी ने जैसे ही 2 बजाए, बंगले की सारी लाइटें सामान्य थी, लेकिन बेसमेंट की ओर जाने वाले पुराने गलियारे में किसी के धीमे कदमों की आवाज गूंजने लगी। अर्जुन हाथ में टॉर्च लिए रिकॉर्ड रूम की ओर बढ़ रहा था, जबकि दूसरी तरफ अंधेरे में 3 परछाइयां पहले से उसका इंतजार कर रही थी। रात के ठीक 2 बजे पूरे बंगले में गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। बाहर हल्की हवा चल रही थी और दूर कहीं बादलों की गर्जना सुनाई दे रही थी। अर्जुन ने अपने हाथ में टॉर्च कसकर पकड़ी हुई थी और धीरे धीरे बेसमेंट की सीढ़ियां उतर रहा था। हर कदम के साथ उसके मन में सिर्फ एक ही बात थी कि आर्या सिंघानिया ने उस पर भरोसा किया है और वो उस भरोसे को किसी भी कीमत पर टूटने नहीं देगा। नीचे पहुंचते ही उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। रिकॉर्ड रूम का भारी लोहे का दरवाजा सामने था। उसने जेब से चाबी निकाली और ताला खोल दिया। दरवाजा खुलते ही पुराने कागजों और लकड़ी की अलमारियों की हल्की सी गंध पूरे कमरे में फैल गई। कमरे के भीतर हजारों फाइलें करीने से रखी हुई थी, लेकिन कुछ अलमारियां ऐसी भी थी जिनके सामने धूल बहुत कम थी, जैसे उन्हें हाल ही में कई बार खोला गया हो। अर्जुन ने सबसे पहले वही अलमारियां देखनी शुरू की। उसने पेन ड्राइव में मौजूद फाइलों के नंबर और अलमारी में रखी फाइलों का मिलान करना शुरू किया। कुछ ही मिनटों में उसे पहली बड़ी गड़बड़ी दिखाई दी। पेन ड्राइव में दर्ज एक महत्वपूर्ण अनुबंध की मूल फाइल अलमारी में मौजूद ही नहीं थी। उसकी जगह बिल्कुल नई फाइल रखी हुई थी, जिसके कागज नए थे, लेकिन तारीख 5 साल पुरानी दिखाई गई थी। अर्जुन समझ गया कि किसी ने बहुत सोच समझकर रिकॉर्ड बदले हैं। उसने तुरंत अपनी छोटी डायरी में सभी नंबर नोट करने शुरू कर दिए। तभी उसे कमरे के सबसे पीछे रखी एक पुरानी लोहे की अलमारी दिखाई दी, जिस पर मोटी धूल जमी हुई थी। ताला खुला हुआ था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसे जानबूझकर नजरों से दूर रखा गया है। अर्जुन ने अलमारी खोली तो अंदर पुराने रजिस्टर, हार्ड डिस्क और कुछ सीलबंद फाइलें रखी हुई थी। उसने जैसे ही पहला रजिस्टर खोला, उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। उसमें कंपनी के वास्तविक भुगतान का रिकॉर्ड था और सामने रखी आधिकारिक फाइलों से रकम पूरी तरह अलग थी। कई जगह करोड़ों रुपए कम दिखाए गए थे और कई फर्जी कंपनियों के नाम पर भुगतान दर्ज था। अर्जुन समझ गया कि यह साधारण गलती नहीं, बल्कि वर्षों से चल रहा एक सुनियोजित घोटाला है। उसने तुरंत मोबाइल से उन पन्नों की तस्वीरें लेनी शुरू कर दी। उसी समय रिकॉर्ड रूम के बाहर बहुत हल्की सी आहट हुई। अर्जुन तुरंत सतर्क हो गया। उसने टॉर्च बंद कर दी और कमरे के एक कोने में खड़ा हो गया। कुछ सेकंड बाद दरवाजा धीरे से खुला। 3 परछाइयां अंदर दाखिल हुई। सबसे आगे विक्रम मेहरा था और उसके पीछे सुरेश और दिनेश। विक्रम ने धीमी आवाज में कहा, जल्दी करो, नकली फाइलें रखो
और असली सबूत निकाल लो। सुबह होने से पहले सब खत्म हो जाना चाहिए। यह सुनकर अर्जुन को पूरा यकीन हो गया कि उसकी शंका सही थी। वो चुपचाप सब देखता रहा। तभी सुरेश की नजर जमीन पर पड़े अर्जुन के जूतों के निशान पर पड़ गई। उसने घबराकर कहा, सर, यहां कोई पहले से आया हुआ है। तीनों ने तुरंत इधर उधर देखना शुरू कर दिया। अर्जुन ने बिना समय गवाए कमरे की पिछली तरफ बने छोटे दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन तभी दिनेश ने उसे देख लिया और जोर से चिल्लाया, वो रहा अर्जुन। अगले ही पल तीनों उसकी तरफ दौड़ पड़े। अर्जुन तेजी से गलियारे की ओर भागा। बेसमेंट की लंबी अंधेरी सुरंग में उसके कदमों की आवाज गूंजने लगी। पीछे से विक्रम चिल्ला रहा था, उसे किसी भी हालत में बाहर मत जाने देना। अर्जुन पूरी ताकत से दौड़ रहा था। उसके हाथ में वो डायरी और पेन ड्राइव सुरक्षित थी। वो जानता था कि अगर ये सबूत छिन गए तो सच हमेशा के लिए दब जाएगा। अचानक सुरेश ने पीछे से उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन झुक गया और वो दीवार से टकरा गया। अर्जुन सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचा और सीधे सुरक्षा नियंत्रण कक्ष की ओर भागा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि सीसीटीवी मॉनिटर अभी भी चालू थे। उसने तुरंत पिछले आधे घंटे की रिकॉर्डिंग सुरक्षित करने की कोशिश की, लेकिन तभी बिजली कुछ क्षणों के लिए चली गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। अर्जुन का दिल तेज धड़कने लगा। कुछ सेकंड बाद जनरेटर चालू हुआ और रोशनी वापस आ गई, लेकिन तब तक स्क्रीन पर रिकॉर्डिंग का हिस्सा गायब हो चुका था। अर्जुन समझ गया कि किसी ने पहले से सिस्टम के साथ भी छेड़छाड़ की है। उसी समय विक्रम और उसके दोनों साथी वहां पहुंच गए। विक्रम ने गुस्से में कहा, रात के 2 बजे यहां क्या कर रहे हो? अर्जुन ने शांत स्वर में जवाब दिया, यही सवाल मैं भी आपसे पूछ सकता हूं। विक्रम एक पल के लिए चुप रह गया, फिर उसने जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया, चोर, चोर, इस लड़के ने रिकॉर्ड रूम का ताला तोड़ा है। कुछ ही मिनटों में पूरे बंगले के कर्मचारी वहां इकट्ठा हो गए। सबकी नजरें अर्जुन पर टिक गई। कई लोग वही थे जिन्होंने शाम को उसे मैडम के कमरे में जाते देखा था। अब वे आपस में फुसफुसा रहे थे कि जरूर इसने भरोसे का गलत फायदा उठाया है। सुरेश ने जमीन पर पहले से तैयार रखा हुआ एक बैग सबके सामने फेंका। बैग खुलते ही उसमें से कंपनी की कई गोपनीय फाइलें बाहर गिर गई। सुरेश जोर से बोला, देखिए, सबूत इसके बैग में मिले हैं। वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। अर्जुन ने बैग की तरफ देखा और तुरंत समझ गया कि यह जाल पहले से बिछाया गया था। उसने दृढ़ आवाज में कहा, यह फाइलें मेरे बैग में किसने रखी? मुझे नहीं पता, लेकिन असली सवाल यह है कि रिकॉर्ड रूम में आधी रात को जनरल मैनेजर क्या कर रहे थे? विक्रम तुरंत बोला, मैं शोर सुनकर नीचे गया था। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, अजीब बात है, मैंने तो अभी तक शोर मचाया ही नहीं था। फिर आपको पहले से कैसे पता चल गया कि रिकॉर्ड रूम में कुछ हुआ है? यह सुनते ही वहां खड़े कई कर्मचारियों ने एक दूसरे की तरफ देखना शुरू कर दिया। विक्रम कुछ पल के लिए निरुत्तर हो गया, लेकिन अगले ही क्षण उसने सुरक्षा प्रमुख को आदेश दिया, मैडम को तुरंत बुलाओ, आज फैसला यही होगा। कुछ ही मिनटों बाद ऊपर की सीढ़ियों से आर्या सिंघानिया नीचे उतरती दिखाई दी। उनके चेहरे पर न गुस्सा था, न घबराहट, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। उन्होंने एक नजर अर्जुन पर डाली, फिर जमीन पर बिखरी फाइलों को देखा और आखिर में विक्रम की आंखों में देखते हुए धीमे स्वर में कहा, तो आखिरकार वो रात आ ही गई जिसका मुझे कई महीनों से इंतजार था। यह सुनते ही वहां मौजूद हर व्यक्ति सन्न रह गया, क्योंकि किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आर्या ने ऐसा क्यों कहा, जबकि विक्रम के चेहरे का रंग अचानक उड़ चुका था। आर्या सिंघानिया की शांत आवाज पूरे बेसमेंट में गूंज उठी। वहां मौजूद हर कर्मचारी उनकी ओर देखने लगा। विक्रम मेहरा के चेहरे पर पहली बार घबराहट साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, मैडम, मैंने आपको पहले ही कहा था कि इस लड़के पर भरोसा मत कीजिए। देखिए, कंपनी की गोपनीय फाइलें इसके बैग से मिली है। यह रिकॉर्ड रूम में चोरी कर रहा था।
आर्या ने बिना किसी जल्दबाजी के उसकी पूरी बात सुनी। फिर उन्होंने नीचे झुककर फाइलों में से एक फाइल उठाई और मुस्कुराते हुए बोली, विक्रम, तुम्हें यह फाइल पहचान में आ रही है? विक्रम ने तुरंत जवाब दिया, जी मैडम, यह हमारी फाइनेंस फाइल है। आर्या ने फाइल खोली और सबके सामने उसके पहले पन्ने को पलटा। फिर बोली, अजीब बात है, क्योंकि यह फाइल असली है ही नहीं। इसे मैंने 3 दिन पहले खुद तैयार करवाया था। इसमें जानबूझकर गलत आंकड़े डलवाए गए थे। यह सुनते ही पूरा बेसमेंट एकदम शांत हो गया। विक्रम के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे समझ ही नहीं आया कि क्या कहे। आर्या ने आगे कहा, पिछले 6 महीनों से मुझे शक था कि कंपनी के अंदर कोई बहुत बड़ा खेल चल रहा है। इसलिए मैंने असली दस्तावेज अलग सुरक्षित रख दिए थे और रिकॉर्ड रूम में कुछ नकली फाइलें रखवाई थी। मैं सिर्फ ये जानना चाहती थी कि उन फाइलों तक पहुंचने की कोशिश कौन करेगा। अर्जुन भी ये सुनकर हैरान रह गया। उसे भी इस योजना की पूरी जानकारी नहीं थी। आर्या ने उसकी तरफ देखकर कहा, अर्जुन, मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए भेजा था ताकि मुझे यह पता चल सके कि मेरी शंका सही है या नहीं। फिर उन्होंने अपनी जेब से एक छोटा सा रिमोट निकाला और बेसमेंट की दीवार पर लगी बड़ी स्क्रीन चालू कर दी। अगले ही पल वीडियो चलने लगा। उसमें साफ दिखाई दे रहा था कि विक्रम, सुरेश और दिनेश रिकॉर्ड रूम में घुस रहे हैं, नकली फाइलें बदल रहे हैं और फिर अर्जुन के बैग में फाइलें रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये देखकर वहां मौजूद सभी कर्मचारी स्तब्ध रह गए। विक्रम चीख पड़ा, यह वीडियो नकली है। आर्या ने शांत स्वर में कहा, यह रिकॉर्डिंग उस गुप्त कैमरे की है जिसके बारे में कंपनी में सिर्फ मैं जानती थी। जिस सीसीटीवी को तुमने बंद करवाया था वो तो सिर्फ तुम्हारा ध्यान भटकाने के लिए था। असली कैमरा रिकॉर्ड रूम की दीवार के अंदर लगा हुआ था। विक्रम की टांगें कांपने लगी। तभी आर्या ने अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन ने अपनी जेब से वो छोटी डायरी निकाली जिसमें उसने रात को सारे फाइल नंबर लिखे थे। फिर उसने पेन ड्राइव भी मेज पर रख दी। आर्या ने पेन ड्राइव लैपटॉप में लगाई। स्क्रीन पर एक एक करके पुराने बैंक रिकॉर्ड, भुगतान की असली सूची, फर्जी कंपनियों के नाम और करोड़ों रुपए के लेन देन सामने आने लगे। हर दस्तावेज सीधे विक्रम और उसके साथियों की तरफ इशारा कर रहा था। वहां मौजूद कर्मचारियों को पहली बार समझ आया कि अर्जुन चोरी नहीं बल्कि सच बचाने गया था। सुरेश घबराकर भागने लगा, लेकिन मुख्य सुरक्षा अधिकारी ने उसे वहीं पकड़ लिया। दिनेश भी पीछे हटने लगा, मगर उसे भी रोक लिया गया। विक्रम अब पूरी तरह टूट चुका था। उसने आखिरी कोशिश करते हुए कहा, मैडम, मैंने जो भी किया अकेले नहीं किया। कंपनी के बाहर भी कई बड़े लोग इसमें शामिल हैं। अगर मैंने सबके नाम बता दिए तो मेरी जान चली जाएगी। आर्या ने दृढ़ स्वर में कहा, अब फैसला कानून करेगा। तभी बाहर पुलिस की गाड़ियों की आवाज सुनाई दी। कुछ ही क्षणों में आर्थिक अपराध शाखा के अधिकारी अंदर पहुंचे। उनके साथ एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी थे। उन्होंने सीधे विक्रम, सुरेश और दिनेश को हिरासत में ले लिया। जाते जाते विक्रम ने अर्जुन की तरफ घूरकर देखा और बोला, तूने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अर्जुन ने शांत आवाज में जवाब दिया, मैंने नहीं, तुम्हारे लालच ने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है। पुलिस तीनों को लेकर चली गई। पूरा बंगला बिल्कुल शांत था। कुछ देर पहले तक जो कर्मचारी अर्जुन पर शक कर रहे थे वही अब शर्म से सिर झुकाए खड़े थे। मुख्य रसोइये ने आगे बढ़कर कहा, अर्जुन, हमें माफ कर देना। हमने बिना सच जाने तुम्हारे बारे में गलत सोचा। अर्जुन ने केवल मुस्कुराकर कहा, गलतफहमी इंसान से होती है, लेकिन सच देर से ही सही सामने जरूर आता है। आर्या ने सभी कर्मचारियों के सामने अर्जुन की ओर देखा और बोली, आज अगर इस लड़के ने ईमानदारी और हिम्मत नहीं दिखाई होती तो कंपनी को हजारों करोड़ का नुकसान होता। याद रखिए, किसी इंसान की पहचान उसके कपड़ों या नौकरी से नहीं, उसके चरित्र से होती है। यह सुनकर पूरे हॉल में तालियां गूंज उठीं। उसी दिन दोपहर में आर्या ने अर्जुन को अपने ऑफिस में बुलाया। इस बार वो औपचारिक बैठक थी।
उन्होंने अर्जुन के सामने एक लिफाफा रखा। अर्जुन ने खोलकर देखा तो उसमें उसकी तनख्वाह बढ़ाने का पत्र और कंपनी में प्रशासनिक सहायक के पद पर पदोन्नति का आदेश था। अर्जुन ने तुरंत कहा, मैडम, मैंने ये सब किसी इनाम के लिए नहीं किया। आर्या मुस्कुराई और बोली, ये इनाम नहीं है, ये तुम्हारी ईमानदारी का सम्मान है। फिर उन्होंने मेज की दराज से एक और फाइल निकाली। उसमें देश की सबसे अच्छी यूपीएससी कोचिंग, टेस्ट सीरीज, किताबों और रहने की पूरी व्यवस्था का प्रस्ताव था। आर्या ने कहा, अब तुम्हें रात रात भर थककर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारी पढ़ाई का पूरा खर्च मैं नहीं, कंपनी के शिक्षा सहायता ट्रस्ट के माध्यम से उठाएगी, ताकि किसी को यह न लगे कि मैंने किसी पर एहसान किया है। लेकिन एक शर्त है। अर्जुन ने पूछा, क्या शर्त? आर्या बोली, जिस दिन तुम अधिकारी बन जाओ उसी दिन किसी एक गरीब विद्यार्थी की जिम्मेदारी तुम उठाओगे। अर्जुन की आंखें भर आई। उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा, मैं वचन देता हूं मैडम। उसी शाम अर्जुन ने गांव फोन किया। जब उसने पिता को बताया कि उसकी पढ़ाई की चिंता अब खत्म हो गई है, तो दूसरी तरफ कुछ क्षण तक सिर्फ सिसकियों की आवाज आती रही। रामलाल ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, भगवान ने हमारी सुन ली। अर्जुन की आंखों से भी आंसू बह निकले, लेकिन उसे नहीं पता था कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। उसी रात पुलिस पूछताछ के दौरान विक्रम ने एक ऐसा नाम लिया जिसने आर्या सिंघानिया के पैरों तले जमीन खिसका दी। जांच अधिकारी ने तुरंत आर्या को फोन किया और गंभीर आवाज में कहा, मैडम, ये घोटाला सिर्फ आपकी कंपनी के जनरल मैनेजर तक सीमित नहीं है। इसके पीछे जिस व्यक्ति का नाम सामने आया है वो आपके परिवार से जुड़ा हुआ है। हमें लगता है कि असली मास्टरमाइंड अभी भी बाहर है। ये सुनते ही आर्या के हाथ से फोन लगभग छूट गया, क्योंकि अधिकारी ने जिस व्यक्ति का नाम लिया था उस पर वो वर्षों से आंख बंद करके भरोसा करती आई थी। फोन कटते ही आर्या सिंघानिया कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत खड़ी रह गई। उनके चेहरे पर पहली बार ऐसा भाव दिखाई दिया जिसे देखकर अर्जुन समझ गया कि मामला बहुत गंभीर है। उसने धीरे से पूछा, मैडम, क्या हुआ? आर्या ने गहरी सांस लेते हुए कहा, जिस इंसान पर मैंने सबसे ज्यादा भरोसा किया, पुलिस उसी का नाम ले रही है। अगले ही दिन सुबह आर्थिक अपराध शाखा के वरिष्ठ अधिकारी पूरे दस्तावेजों के साथ बंगले पहुंचे। उन्होंने आर्या और अर्जुन को कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाया। अधिकारी ने मेज पर कुछ बैंक रिकॉर्ड, संपत्ति के कागजात और कॉल डिटेल्स रखी। फिर बोले, पूछताछ में विक्रम मेहरा ने स्वीकार किया है कि वह अकेला नहीं था। उसे पिछले कई वर्षों से निर्देश देने वाला व्यक्ति आपकी कंपनी का कानूनी सलाहकार और आपके दिवंगत पिता का सबसे भरोसेमंद मित्र महेश अग्रवाल है। यह सुनते ही आर्या की आंखें फैल गई। महेश अग्रवाल पिछले 20 वर्षों से सिंघानिया परिवार के साथ जुड़े हुए थे। बचपन से आर्या उन्हें अंकल कहकर बुलाती थी। पिता के निधन के बाद भी उन्होंने हर बड़े फैसले में उसका साथ दिया। आर्या को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह वही व्यक्ति करोड़ों रुपए के घोटाले का मास्टरमाइंड हो सकता है। अधिकारी ने आगे कहा, सिर्फ इतना ही नहीं, कंपनी की कई जमीनें फर्जी कंपनियों के नाम पर ट्रांसफर की गई, नकली अनुबंध बनाए गए और पैसे विदेशों में भेजे गए। हर दस्तावेज में कानूनी मंजूरी महेश अग्रवाल ने ही दी थी। आर्या की आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला और दृढ़ स्वर में कहा, अगर उन्होंने अपराध किया है तो उन्हें भी कानून का सामना करना होगा। उसी दोपहर पुलिस ने महेश अग्रवाल के बंगले पर छापा मारा। वहां से करोड़ों रुपए के दस्तावेज, नकली मोहरे, फर्जी एग्रीमेंट और कई हार्ड डिस्क बरामद हुई। गिरफ्तारी के समय महेश ने आर्या की ओर देखा और कहा, मैंने यह सब तुम्हारे लिए किया था ताकि कंपनी मेरे नियंत्रण में रहे। आर्या ने शांत लेकिन कठोर आवाज में कहा, जिस रिश्ते में ईमानदारी ना हो वह रिश्ता सिर्फ धोखा होता है। कुछ ही दिनों बाद पूरा मामला मीडिया की सुर्खियों में बन गया। हर अखबार में एक ही खबर छपी कि एक साधारण नौकर की ईमानदारी ने हजारों करोड़ रुपए के घोटाले का पर्दाफाश कर दिया। टीवी चैनलों पर
अर्जुन की चर्चा होने लगी। पत्रकार उसके इंटरव्यू के लिए बंगले के बाहर खड़े रहने लगे, लेकिन अर्जुन हर बार एक ही बात कहता, मैंने सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया है। असली सम्मान उन लोगों का होना चाहिए जो ईमानदारी पर भरोसा करते हैं। आर्या ने उसी सप्ताह कंपनी में एक बड़ा समारोह आयोजित किया। सभी कर्मचारी मौजूद थे। मंच पर आर्या ने सबके सामने घोषणा की, आज से हमारी कंपनी में किसी कर्मचारी का सम्मान उसके पद से नहीं, उसके चरित्र और मेहनत से तय होगा। फिर उन्होंने अर्जुन को मंच पर बुलाया। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। आर्या ने कहा, कुछ दिन पहले यही लड़का इस बंगले में एक साधारण सा नौकर था। आज इसने साबित कर दिया कि ईमानदारी किसी भी पद से बड़ी होती है। इसके बाद उन्होंने अर्जुन को कंपनी की ओर से शिक्षा सहायता ट्रस्ट का पहला स्कॉलरशिप कार्ड सौंपा, जिससे उसकी यूपीएससी की पूरी तैयारी, किताबें, टेस्ट सीरीज और रहने का खर्च सुनिश्चित हो गया। अर्जुन ने कार्ड लेते हुए सिर्फ इतना कहा कि यह अवसर मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, उन सभी गरीब युवाओं के लिए मानता हूँ जो सपने देखने से डरते हैं। समय बीतता गया। अब अर्जुन दिन में सीमित प्रशासनिक जिम्मेदारियां निभाता और बाकी समय पूरी लगन से पढ़ाई करता। आर्या ने उसके लिए बंगले की लाइब्रेरी 24 घंटे खुली रखने का आदेश दिया। कई बार रात को वह पढ़ते पढ़ते थक जाता तो आर्या केवल यह पूछने आती, चाय भेज दूं, और बिना किसी औपचारिकता के वापस चली जाती। दोनों के बीच हमेशा सम्मान, विश्वास और मर्यादा बनी रही। कुछ महीनों बाद यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा हुई। अर्जुन ने पूरे आत्मविश्वास से परीक्षा दी और फिर मुख्य परीक्षा और अंत में साक्षात्कार भी पूरा हुआ। हर चरण में उसे अपने संघर्ष के दिन याद आते रहे। परिणाम वाले दिन पूरे बंगले में अजीब सा तनाव था। अर्जुन अपने कमरे में बैठा भगवान का नाम ले रहा था। तभी उसका मोबाइल बजा। उसने कांपते हाथों से परिणाम देखा। अगले ही पल उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसका चयन भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए हो चुका था। वह कुछ क्षण तक स्क्रीन को देखता रहा। उसी समय आर्या अंदर आई। उन्होंने बिना कुछ पूछे अर्जुन की आंखों में खुशी देख ली। अर्जुन ने धीरे से कहा, मैडम, मैं आईएएस बन गया। यह सुनते ही आर्या के चेहरे पर सच्ची मुस्कान आ गई। पूरे बंगले में खुशी की लहर दौड़ गई। कर्मचारियों ने मिठाइयाँ बांटी। वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, आज गर्व से कह रहे थे, हमारे साथ काम करने वाला लड़का आज आईएएस बन गया। गांव में जब यह खबर पहुंची तो पूरे हरिपुर में उत्सव जैसा माहौल बन गया। रामलाल और कमला देवी की आंखों में खुशी के आंसू थे। गांव के स्कूल में बच्चों को मिठाइयाँ बांटी गई। कुछ महीनों बाद अर्जुन ने प्रशिक्षण पूरा किया और एक ईमानदारी युवा जिलाधिकारी के रूप में अपनी पहली जिम्मेदारी संभाली। उसने सबसे पहले अपने जिले में गरीब विद्यार्थियों के लिए निशुल्क अध्ययन केंद्र शुरू कराया और उसका नाम अपनी मां के नाम पर रखा। उद्घाटन के दिन उसने मंच से कहा, गरीबी कभी सपनों की दुश्मन नहीं होती, हार मान लेना सबसे बड़ी गरीबी होती है। उसी कार्यक्रम में आर्या मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थी। समारोह के बाद अर्जुन ने कहा, मैडम, आपने मुझ पर भरोसा ना किया होता तो शायद मैं आज यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाता। आर्या मुस्कुराई और बोली, मैंने तुम्हें मंजिल नहीं दी अर्जुन, मैंने सिर्फ रास्ते का एक दरवाजा खोला था। मंजिल तक तुम अपनी मेहनत से पहुँचे हो। कुछ समय बाद दोनों परिवारों की सहमति से अर्जुन और आर्या ने सादगीपूर्ण समारोह में विवाह कर लिया। शहर के बड़े उद्योगपति, अधिकारी, गांव के किसान और कंपनी के कर्मचारी सभी इस विवाह में साक्षी बने। किसी ने इसे अमीरी और गरीबी का मिलन नहीं कहा, बल्कि ईमानदारी, विश्वास और सम्मान की जीत कहा। विवाह के बाद भी दोनों ने अपने जीवन का उद्देश्य नहीं बदला। आर्या ने शिक्षा सहायता ट्रस्ट का विस्तार किया और अर्जुन ने हर वर्ष कई आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों की पढ़ाई की जिम्मेदारी उठानी शुरू कर दी। वर्षों बाद जब कोई युवा उनसे सफलता का रहस्य पूछता तो अर्जुन मुस्कुराकर केवल एक ही बात कहता, जिस रात मुझे करोड़पति मालकिन ने अपने कमरे में बुलाया था, उस रात मेरी किस्मत नहीं बदली थी। उस रात मेरी ईमानदारी की परीक्षा हुई थी। किस्मत तो बाद में बदली, लेकिन परीक्षा मैंने उसी रात पास की थी। यही वजह है कि जिंदगी में पद से पहले
चरित्र कमाओ, क्योंकि चरित्र आपको वहां तक पहुंचाता है जहां दौलत और सिफारिश भी कभी कभी नहीं पहुंच पाती। यही उस गरीब नौकर की सबसे बड़ी जीत थी, जिसने अपने सपनों को गरीबी से बड़ा और अपनी ईमानदारी को हर लालच से ऊंचा साबित कर दिया। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर कहानी आपको पसंद आई है तो इसको एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर से एक नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।